गुड मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी युवा जंगल, जो कि आप लोगों के सिलेबस से कट गया है, इसको नहीं पढ़ना है। भाषा एकमात्र अनंत है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग अशोक वाजपेयी के जीवन के विषय में जान लेते हैं। आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया। बेटा ये सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और दिल्ली से अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करके ये भारत सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी ये निरंतर साहित्य सृजन में तत्पर रहे। इन व्यस्तताओं के बीच भी ये साहित्य सृजन को नहीं छोड़े। मध्य प्रदेश में भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ध्रुपद केंद्र, चक्रधर नृत्य केंद्र, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद संगीत संस्थाओं की स्थापना करके वर्षों तक उसके संचालन के अलावा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति भी रहे। बच्चों ये मध्य प्रदेश में भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ध्रुपद केंद्र, चक्रधर नृत्य केंद्र, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदि संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की और कई वर्षों तक उसका संचालन किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति रहे और ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति भी रहे। बेटा आप लोगों का ये हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति कौन रहे? तो कौन रहे? अशोक वाजपेयी। आप लोग इसको नोट भी कर लिया करिए, ठीक है। वाजपेयी जी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे जितने सिद्ध संपादक और मुखर आलोचक हैं उतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं के संपादन के साथ कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, सृजनात्मक आलोचना आदि का संचयन और मुक्तिबोध तथा शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया। अशोक वाजपेयी जी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी है। ये आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृति कर्मी थे। इन्होंने समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया और कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, सृजनात्मक आलोचना आदि का संचयन, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया। इनका पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है। इनकी पहली कविता है संग्रह शहर अब भी संभावना है, जो कि 1966 यानी कि 1966 में प्रकाशित हुआ। इनकी पहली कविता कौन है? शहर अब भी संभावना है, जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ। और इनकी अन्य रचनाएं
एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं। बेटा एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं नहीं वहीं पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कहीं नहीं वहीं यानी कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था। तो किस पे दिया गया था? कहीं नहीं वहीं पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेटा इसके अतिरिक्त इनको दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? इसके अतिरिक्त इनको क्या किया गया है? दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं बहुर अकेला, आनियू और तिनका तिनका और थोड़ी सी जगह, घास में दुबका, आकाश तथा पुनरपि आदि इनकी रचनाएं हैं। अशोक वाजपेयी सार्वजनिकता के नहीं बल्कि निजता और आत्मीयता के कवि हैं। उनका शब्द भी अदम्यता, असाम्यता और पवित्रता में अटूट विश्वास है। मनुष्य की जिजीविषा, उसका रहस्य और उसका हर्ष विषाद उनकी कविता के केंद्र हैं। उनकी कविता माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को तो अपने संसार में समेटती ही है। इसके साथ ही साथ कवियों, चित्रकारों एवं संगीतकारों आदि का वर्णन भी देखने को मिलता है। अशोक वाजपेयी निजता और आत्मीयता के कवि हैं, सार्वजनिकता के नहीं। वे शब्द की अदम्यता और पवित्रता में विश्वास रखते हैं। इनकी कविताओं का मुख्य केंद्र मनुष्य की जिजीविषा, उसका रहस्य, उसका हर्ष विषाद है। इनके काव्य ने माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को अपने संसार में समेटा है और जिसमें इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों आदि का भी वर्णन इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। अशोक वाजपेयी ने कवियों, चित्रकारों एवं साहित्यकारों पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। इनकी अधिकतर कविताएं कवियों, चित्रकारों, साहित्यकारों पर हैं, जिनका संबंध अभिजात वर्ग के लिए भी अनछुआ ही था। इनकी कविताएं हमेशा संस्कृति से संवाद करती हुई बढ़ती हैं। नारेबाजी से बचते हुए पुरानी परंपरा से शक्ति अर्जित कर वाजपेयी जी ने अपनी कविता को निखारा। अशोक वाजपेयी को वर्तमान कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी ने वर्तमान समय के सत्य को अपनी कविताओं के रूप में वर्णित किया है। इन्होंने स्वयं को नारेबाजी से बचाकर प्राचीन परंपरा से शक्ति अर्जित कर अपने काव्य को निखारा है। इसलिए आधुनिक कवियों में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा एकमात्र अनंत है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे। किसी दलान में बैठा हुआ न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दलान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है।
भाषा एक मात्र अनंत है। भाषा शब्द, शब्द से भाषा बनता है। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं बेटा कि भाषा एकमात्र अनंत है। अनंत मीन्स जिसका अंत नहीं है। तो भाषा एक क्या है? अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। कवि कहते हैं कि भाषा एकमात्र अनंत है, अर्थात जिसका अंत नहीं है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। फूल वृक्ष से, फूल कहाँ होता है? वृक्ष पर होता है। तो फूल वृक्ष से टूट करके झरता है, मतलब गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है, और फिर क्या होता है? वो मुरझा जाता है। उसकी पंखुड़ियाँ क्या होती हैं बेटा? बिखर जाती हैं, और फूल फिर मुरझा जाता है, और फिर वह धीरे धीरे क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति से उत्पन्न चीज फिर क्या होता है? उसी में पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन फूल शब्द नहीं है। फूल जो है वो शब्द नहीं है, क्योंकि फूल का क्या हो गया है? अंत हो गया है। लेकिन शब्द क्या है? अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि एक बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। सदियों के पार मतलब बहुत वर्षों से एक बच्चा गेंद उछालता है, गेंद को क्या करता है? फेंकता है। ठीक है, लोकती है उसे एक बच्ची, और दूसरा बच्चा उसे पकड़ करके, लोकती मतलब पकड़ती है, कैच करती है, उसे पकड़ करके फिर उसको उछाल देती है। ठीक है, तो यह कार्य सदियों के पार, यह कार्य जो है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है और बहुत दिनों तक चलता रहेगा। ठीक है, आज किसी ने कोई बात मान लो कह दी, तो वह बात खत्म नहीं होगी। सैकड़ों वर्षों बाद भी वही चीज, वही बात, वह शब्द किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होकर के फिर क्या होगा? सामने आ जाएगा। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे। कि एक वृद्ध व्यक्ति एक पद्य को, यानी गीत को, कविता को क्या करता है? गाता है, गुनगुनाता है। ठीक है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, और उसी गीत को एक दूसरा बूढ़ा उसे क्या करता है? उसे फिर गाता है। यानी कि उस बूढ़े के न रहने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वह गीत क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। एक बूढ़ा गा रहा है एक पद्य को, गीत को, तो फिर उसी का अनुकरण करके एक दूसरा बूढ़ा भी उसी गीत को क्या कर रहा है? गा रहा है। कैसे गा रहा है? जिस प्रकार से जो पहला वाला गाया था उसी प्रकार ये दूसरा भी उसको गा रहा है। इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी यह गीत क्या होगा? चलता रहेगा, यह खत्म नहीं होगा। भूगोल और इतिहास से परे, यानी कि ये जो बूढ़े का गीत है, शब्द है, वह क्या है? वह इतिहास नहीं है। ठीक है, वह क्या है? वह वर्तमान है, क्योंकि वह दूसरे बूढ़े के द्वारा गाया जा रहा है। ठीक है, भूगोल और इतिहास से परे, यानी कि किसी देश और जाति की भौगोलिक सीमा के बंधन में वह नहीं बंध सकता है,
क्योंकि उसका विस्तार क्या है, अनंत है। ठीक है, उसका विस्तार अनंत है। आगे चले। किसी दालान में बैठा हुआ वह बूढ़ा कहाँ गा रहा था, दालान में सोता है, बरामदे में बैठा हुआ वह गीत को कहाँ गा रहा था, किसी बरामदे में, दालान में बैठा हुआ। ठीक। न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि कवि कहना क्या चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष से एक फूल गिरता है पृथ्वी पर, तो फिर वो मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ मुरझा जाती हैं, फिर वह धीरे धीरे क्या होता है कि इसी पृथ्वी में, इसी मिट्टी में विलीन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो चीज़ प्रकृति से उत्पन्न हुई है वह प्रकृति में ही मिल जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जैसे मान लो कि एक बच्चा गेंद को फेंकता है तो दूसरा बच्चा उसे कैच कर लेता है, तो फिर वो भी फेंक देता है। ठीक है, तो यह सदियों पार का मतलब है कि यह कार्य जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत दिन तक चलता रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो कि दालान में, बरामदे में बैठ करके एक गीत को गा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि वो ऐसा तो नहीं है कि उस बूढ़े की मृत्यु के बाद वह गीत खत्म हो जाएगा, नहीं। फिर उसके बाद दूसरा बूढ़ा कोई वृद्ध व्यक्ति आएगा और उसी प्रकार से उस दालान में, उस बरामदे में बैठ करके उस गीत को गाएगा। तो वह गीत जो है वह किसी भूगोल और इतिहास के बंधन में तो है नहीं, क्योंकि वह बूढ़े द्वारा फिर गाया जा रहा है, वह तो इतिहास है नहीं, वह तो वर्तमान है। और न ही वह किसी भौगोलिक सीमा के बंधन में बन सकता है, क्योंकि उसका विस्तार क्या है, उस गीत का विस्तार क्या है, अनंत है। ठीक है, तो यह कार्य बहुत दिनों तक चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में, अंत में कवि कह रहे हैं कि न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दलान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। तो अंत में कवि कह रहे हैं कि ये जो संसार की सारी वस्तुएं हैं बेटा, वो क्या है, नश्वर है, नाशवान है, उनका नाश हो जाता है। ठीक है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, कुछ दिन के ही लिए रहेंगे। कुछ दिन के बाद क्या रहेगा, न तो वह बच्चा रहेगा, न बूढ़ा रहेगा, न गेंद रहेगा, न ही वह फूल रहेगा, और न ही वो क्या रहेगा, वह दालान रहेगा, वह बरामदा भी नहीं रहेगा। लेकिन गीत के शब्द वो क्या है, वे सदैव जीवंत हैं, वे हमेशा रहेंगे। वे जो भाषा है, जो शब्द है, वो क्या रहेगा, वह हमेशा रहेगा, क्योंकि भाषा कभी मरती नहीं है। कभी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाषा कभी मरती नहीं है, वह अजर है, अमर है, और कैसा है, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं है। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो शब्द बोलते हैं ना, तो शब्द ही तो भाषा है, तो उसका कभी अंत नहीं है, वह हमेशा अजर और अमर है, उसका अंत ही नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है वाजपेयी जी का, जो कि हम जीवन परिचय बताते समय ही आप लोगों को बता दिए थे। और रस इनका कौन सा रस है, शांत रस है। शांत रस का प्रयोग वाजपेयी जी ने किया है, और शैली इनकी विवेचनात्मक है और गुण प्रसाद है। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।